अब हम बात करने जा रहे हैं एक बड़ी रबी क्रॉप की, व्हीट की। और व्हीट पर बात करने के लिए हमारे साथ दीपक कुमार बजाज हैं, प्रेसिडेंट हैं उत्तर प्रदेश रूरल फ्लावर मिलर्स के। बजाज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अभी आपने सुना खरीफ को लेकर थोड़ी चिंता है, सोइंग कम हो रही है, और अल नीनो की जिस तरह से आशंका है उसमें अगर थोड़ा ये डिले होता है तो मे भी शायद रबी क्रॉप को लेकर भी, सोइंग को लेकर कुछ दिक्कत की बात सामने आए। हालांकि अभी इसमें कहना बहुत जल्दबाजी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो गेहूं की डिमांड, सप्लाई और प्राइस की स्थिति क्या है? देखिए, निश्चित रूप से इस समय तो अगर गेहूं की डिमांड और सप्लाई की बात किया जाए तो बैलेंस है। कहीं कोई ऐसी चीज नहीं दिख रही है। सरकार के पास भी काफी बड़ा स्टॉक है, लगभग बफर से भी 2 गुना, लगभग 550 लाख टन के आसपास सरकार के पास स्टॉक है। सरकार कंफर्टेबल पोजीशन में है। पश्चिम एशिया के युद्ध के बावजूद अगर किसी चीज में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल अगर सरकार है तो ये व्हीट ही है, कि जिसमें सरकार को कम से कम ये है कि उसके पास पर्याप्त भंडार है। लेकिन यहाँ देखना ये होगा कि एक तरफ अल नीनो का प्रभाव साफ साफ दिख रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश चाहे गेहूं हो चाहे धान हो, दोनों की पैदावार में नंबर 1 है। और उत्तर प्रदेश में भी लगभग 75 में से लगभग 55 जिले जो है काफी कम बारिश से प्रभावित हुए हैं। धान की बुआई भी लेट है और बहुत जगह बारिश भी नहीं है, तो ये खरीफ पे तो सीधा सीधा असर दिख रहा है। आने वाला ये एक हफ्ता और पता चलेगा कि बारिश की सिचुएशन क्या रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ग्राउंड वाटर नीचे जाता है या नमी कम रहती है खेतों में, तो रबी पे भी इसका इम्पेक्ट पड़ सकता है। तो अब ओके। ये सरकार को देखना है। सरकार हो सकता है उसके पास जो एक बड़ा स्टॉक जो तैयार हुआ है, तो वो इसको किस तरह से आगे की रिस्क को देखते हुए जो है वो संभाल के लेकर के चलना चाहेगी या अदरवाइज मार्केट में छोड़ती है, ये देखने लायक रहेगा। ठीक है, लेकिन अब एक बात जरा आप बताएं कि चूंकि सरकार ने 50 लाख टन गेहूं एक्सपोर्ट को अलाउ कर दिया है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास पर्याप्त सप्लाई है। तो अभी गेहूं की कीमतों को लेकर क्या व्यू है आपका? क्या दाम अभी कुछ नीचे आने वाले हैं या स्टेबल रहने वाले हैं? क्या होने वाला है? भूपेंद्र जी, अगर आज की बात करें तो 2800 रुपए के भाव दिल्ली में है गेहूं के। हम्म। 2585 रुपया अगर सरकार का समर्थन मूल्य है, हम्म। तो जो भी देखिए अगर प्रोसेसर या ट्रेडर्स खरीदता है तो बट नेचुरल है कि उसका बैंक इंटरेस्ट भी लगता है, रख रखाव का खर्चा भी है, गोडाउन किराया है। तो ये एक आदर्श स्थिति है। मेरे को लगता है कि जब तक 30 रुपए का भाव गेहूं में नहीं होता है, तब तक तो कोई तेजी वाली बात नहीं मानना चाहिए और सरकार को भी दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये कैरिंग कॉस्ट अगर प्राइवेट प्लेयर की निकल पाएगी तभी वो जो है गेहूं में इंटरेस्ट लेंगे। अदरवाइज जैसे पिछले साल एक बड़ा लॉस प्राइवेट प्लेयर्स ने दिया है, तो यही वजह है कि फसल का कोई निश्चित 1200 लाख टन की बात जरूर आ रही है। लेकिन जिस तरह से हेक्टोलीटर इस बार गेहूं में 70 के आसपास आया है, क्वालिटी भी डैमेज है, उसके बाद भी सरकार को माल ज्यादा मिला है, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट प्लेयर्स ने भी माल कम रखा है। दूसरा, क्वालिटी कमजोर होने से किसान ने भी जो है उसको सरकार को ज्यादा मात्रा में देना उचित समझा है। तो ये एक चीज है कि अगर 30 रुपए से पहले सरकार अगर इसमें इंटरफेयर नहीं करती है तो वो एक आदर्श स्थिति होगी। अच्छा, लेकिन एक बात आप और हमें बताएं कि जो 50 लाख टन व्हीट एक्सपोर्ट को अलाउ किया गया है, उसकी स्थिति क्या है? हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हैं, नहीं हैं? आगे क्या संभावनाएं हैं, ये जरा बताइए। देखिए, आज की डेट में प्रायोरिटी नहीं है एक्सपोर्ट में। लेकिन एल नीनो का जो प्रभाव है वो कहाँ क्या पड़ेगा, हो सकता है कि हम लोग सितंबर तक इस सिचुएशन में आ जाए कि कहीं ना कहीं हमारे इंटरनेशनल मार्केट से क्रेडिट आ जाए। तो अभी ये देखना होगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस साल जो है एक्सपोर्ट में क्रेडिट आ भी सकती है, वो सितंबर लास्ट में आए या अक्टूबर फर्स्ट में आए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। ओके, अभी अभी आपका एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ वाराणसी में, WPPS का, और उस पर तमाम बड़े लोग आए थे, अपना अपना व्यू उन्होंने शेयर किया है। एक दिक्कत वहाँ पर जो समझ में आई, जो चर्चा उठी कि DDGS से आप लोगों को एक परेशानी हो रही है। उसको ज़रा बता पाएंगे और इसको लेके क्या होना चाहिए? पूरी किस चीज से? DDGS। डीडीजीएस, हाँ जी जी सर। देखिए, अगर सरकार की तरफ से देखें तो आज हम लोग डीजल पेट्रोल में अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे ही
रिलायबल करते हैं, हमारे पास और कोई स्रोत नहीं है। तो सरकार की ये परेशानी है कि वो एथनॉल मिला करके कहीं न कहीं उस डिमांड को कुछ बैलेंस करना चाहती है। तो अब 20% एथनॉल मिलाने की सरकार बात कर रही है, उस पर एक बहस तो अलग छिड़ी हुई है कि वाहनों में खराबी आ रही है, एवरेज ज़्यादा कम हो रहा है। लेकिन इसका जो बाई प्रोडक्ट है डीडीजीएस, हम्म। ये जो है जहाँ प्लांट लगे हैं वहाँ चूंकि इसको दाना बनाने में, स्टील बनाने में बिजली ज्यादा लगती है, तो कहीं कहीं तो ये लिक्विड रूप में ही बिक रहा है। और ओके। हेवी मेटल की बात इसमें आ रही है। और जब पशु इसको अगर खाते हैं, और अगर इसको चेक कराने का विषय है सरकार का, एफ्लोटॉक्सिन की बात आ रही है, हेवी मेटल की बात आ रही है, तो अगर ये पशुओं के लिए अगर असुरक्षित होगा और सस्ते के चक्कर में पशुपालक इसको ज्यादा खिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन कंजम्पशन में हम लोग जब पशुओं का दूध पी रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है। और कहीं ना कहीं हमारी फ्लोर मिल इंडस्ट्री की हम लोग बात करें, तो ब्रांड पर भी इसका असर पड़ रहा है। ब्रांड जो है अनादिकाल से रिच फाइबर के साथ में पशुपालकों के लिए एक सबसे बड़ा पशुओं के लिए आहार है। तो ओके। कहीं ना कहीं उसकी सप्लाई पे भी फर्क पड़ रहा है, और डीडीजीएस के जो खतरे हैं उसका भी डर लग रहा है। सरकार को चाहिए कि एफएसएसआई या और मानकों के तहत इसकी जांच होनी चाहिए, और उसके बाद कितनी मात्रा में पशुओं को डीडीजीएस दिया जाना चाहिए, इस पे भी जो है कहीं ना कहीं कुछ जो है बात होनी चाहिए। परफेक्ट। चलिए, बहुत शुक्रिया बजाज साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गेहूं के ऊपर डिटेल में बात करने के लिए।